किसी को कुछ पूछना है सवाल कोई? नहीं तो हम बताएं फिर। कुछ क्वेश्चन करा देते हैं जो पूरा कंप्लीट हैं, ठीक है, फुल सिलेबस वाला, क्योंकि अब ये कल टेस्ट भी है फुल सिलेबस का, समझ रहे हैं? तो इधर देखते रहिए। चलिए, आपको मैच कराना, देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है मैचिंग वाला। इधर देख लीजिए सब लोग, इधर देख लीजिए। किससे क्या मैच करेगा बताएंगे? मैचिंग करानी है इसमें आपको, ठीक है। इधर कैटेगरी दिया हुआ है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। इधर एग्जांपल दिए हुए हैं। फैमिली, कोई फैमिली है इसमें? एक छूट गया है, इसका प्रश्न नहीं है, एक किसी में छूटा है, सबको नाम बता रहे हैं आपको, सोलेनेस, ठीक है। सोलेनेस, अब बताइए फैमिली कौन सा है इसमें से? तीसरा फैमिली नहीं था, वो सोलेनम है। सोलेनम क्या है? एक जीनस है, वो जीनस है, ठीक है। यहाँ जीनस भी छूटा हुआ है, वो क्या है? जीनस से मैच करेगा ये सोलेनम, ट्यूबरोसम। उसको भगा, आ जाओ, आ जाइए। धीरे धीरे सब आ जाएंगे ना, एक करके बैक से बढ़ाओ, आ जाएगा, बैक से बढ़ाओ बस। देखिए जीनस था ये सोलेनम, फैमिली क्या थी? सोलेनेसी थी। किंगडम क्या है? प्लांटी हो गया। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर जो है पॉलिनोमियल्स, एक ऑर्डर का नाम है, ठीक है, पॉलिनोमियल्स। स्पीशीज क्या है? ट्यूबरोसम, टी स्मॉल रहेगा यहाँ पर, समझ में आया? कैपिटल टी अगर है तो गलत है। ये मैचिंग वाला क्वेश्चन था, ये मैं मिक्स वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ पूरा, ठीक है, क्योंकि कल टेस्ट है। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनते जाइए। इसमें आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, गलत कौन सा है, ठीक है, रॉन्ग बताना है आपको। रॉन्ग स्टेटमेंट पहला ऑप्शन है, आ जाइए जल्दी से, और भी आ रहे हैं लोग, सब आ गए, ठीक है, अब बैठ जाइए। देखिए क्वेश्चन है, आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, ध्यान सुनते रहिए। पहला स्टेटमेंट है ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज। किसके बारे में बताना है? स्पीशीज के बारे में। स्पीशीज के बारे में रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। तो स्पीशीज क्या होती हैं ये आपको पता है। तो उसमें पहला स्टेटमेंट दिया है कि स्पीशीज के बारे में बोला, इट इज द ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल्स विथ फंडामेंटल सिमिलरिटी। ये सही है कि रॉन्ग है? ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल्स विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज, ऐसे इंडिविजुअल जिनमें कुछ सिमिलरिटी होती है उनको क्या बोलते हैं? स्पीशीज। तो ये सही है, कुछ बताया करिए। दूसरा ऑप्शन था टू डिफरेंट स्पीशीज, पूछा क्या है? रॉन्ग। दूसरा ऑप्शन है टू डिफरेंट स्पीशीज ब्रीड टुगेदर टू प्रोड्यूस द फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। दो जातियां आपस में प्रजनन करती हैं और दो डिफरेंट स्पीशीज आपस में रिप्रोडक्शन करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बनाती हैं। बताइए सही है कि रॉन्ग? हाँ, तो यही रॉन्ग हो गया, क्योंकि दो डिफरेंट स्पीशीज कभी जो है रिप्रोड्यूस नहीं करती हैं, अगर करती भी हैं तो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं बनाती हैं। समझ में आता है ये? जैसे मान लीजिए म्यूल बनता है तो है किससे बनता है? डंकी और हॉर्स से बनता है ना म्यूल। तो म्यूल बन तो जाता है, डंकी की स्पीशीज अलग है, हॉर्स की स्पीशीज अलग है। म्यूल बन तो जाएगा, डिफरेंट स्पीशीज से बन जाएगा ऑर्गेनिज्म, बट वो फर्टाइल नहीं रह जाता। म्यूल क्या है? स्टेराइल।
तो ये रॉन्ग हो गया। दो डिफरेंट स्पीसीज रिप्रोडक्शन के द्वारा एक ऐसा ऑफस्प्रिंग बनाती हैं जो फर्टाइल भी होता है, तो ये रॉन्ग है, फर्टाइल नहीं हो सकता। फिर वैसे तो रिप्रोडक्शन एक ही स्पीसीज में होता ही है, ठीक है, ये रॉन्ग हो गया। अगला देखिए, आपको ऑड कैटेगरी बतानी, किसी को कोई सवाल पूछना हो तो बताइए, नहीं मैं अपनी तरफ से तो बता ही रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑड कैटेगरी, आपको डिफरेंट कैटेगरी बतानी है। लिखा है इसमें स्पीसीज, ठीक है, जीनस, फैमिली और सब फैमिली। इसमें बताइए ऑड क्या है, चार में से अलग क्या है, ऑड क्या है इसमें से? कैसे फैमिली ऑड हो गया? चार ऑप्शन दिए हैं, फैमिली, सब फैमिली, जीनस, ऑर्डर। बताओ जी तुम। सब फैमिली डिफरेंट क्यों? क्योंकि ये मेन टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जो है ना, मेन फाइलम, क्लास, जीनस, ऑर्डर, फैमिली, ठीक है, ये मेन है। जहाँ सब आ जाएगा वो मेन नहीं होती है, और सब में नहीं होता है, ठीक है। इसमें सब फैमिली ऑड वन अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट में है, ठीक है। अगला, इन ए डाइकॉट सीड, एक डाइकॉट का जो बीज होता है उसमें एक छोटा सा धब्बा दिखाई देता है। बीज में देखे हैं ना, ग्राम के सीड में देखिए, किसी भी सीड में एक छोटा सा आपको स्कार दिखाई देगा। स्कार का मतलब होता है स्पॉट या धब्बा, ठीक है। पूछ रहा है डाइकॉट सीड में एक स्कार होता है, सीड कवर के ऊपर होता है। कहाँ होता है? सीड कवर के ऊपर। थ्रू विच द डेवलपिंग सीड वार अटैच टू द फ्रूट, इस धब्बे से, इस पॉइंट से ये सीड फल के साथ अटैच था। किसके साथ अटैच था? फल के साथ, ठीक है। जैसे जो मटर होता है, मटर को देखिए, इस पर छोटा सा एक धब्बा दिखाई देता है, उसी से वो जब फली में रहता है, फ्रूट में रहता है, तो उसी स्कार से वो अटैच रहता है, किससे? फ्रूट से। उस स्कार को बोलते क्या हैं? टेस्टा बोलते हैं, टेस्टा, या हाइलम बोलते हैं, या टेगमेन बोलते हैं, या माइक्रोपाइल बोलते हैं। फिर से सुन लीजिए, टेस्टा बोला जाता है, हाइलम, टेगमेन या माइक्रोपाइल। हाँ बताइए। टेस्टा है, माइक्रोपाइल, टेस्टा मतलब समझे ना, सीड कवर होता है, माइक्रोपाइल सीड की ओपनिंग होती है, ठीक है। टेगमेन इनर सीड कवर, टेस्टा आउटर सीड कवर, हाइलम बच्चा, हाइलम ही स्कार होता है, इसी को तो बोलते हैं हाइलम, ठीक है। कैरोलस लीनियस, अगला क्वेश्चन, इज एन कैरोलस लीनियस सिस्टम क्या है? आर्टिफिशियल सिस्टम दिया था उन्होंने क्लासिफिकेशन का, ठीक है। तो बोल रहा है कि कैरोलस लीनियस सिस्टम इज एन आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल था, क्यों था उनका सिस्टम आर्टिफिशियल? क्या था उनके सिस्टम में ऐसा? तो पहला ऑप्शन है कि वो फाइलोजेनेटिक सिस्टम था उनका, इसलिए उनको बोलते थे आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन। दूसरा है इवोल्यूशनरी ट्रेंड पर बेस्ड था वो। तीसरा है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, बहुत सारे कैरेक्टर पर आधारित था लीनियस का सिस्टम आर्टिफिशियल वाला। और चौथा है बेस्ड ऑन द फ्यू कैरेक्टर ऑफ सुपरफिशियल सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी ऑन द मॉर्फोलॉजी। तो बताइए, आर्टिफिशियल सिस्टम जो क्लासिफिकेशन का है वो बहुत सारे कैरेक्टर पर आधारित था कि कुछ कैरेक्टर पर आधारित था? कुछ में सुपरफिशियल कैरेक्टर, इन्हीं दोनों में से आपको बताना। बाकी तो फाइलोजेनेटिक तो था नहीं उनका। फाइलोजेनेटिक तो कौन सा वाला हो गया? फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सबसे लास्ट वाला है, ठीक है। तो इनका तो पहला वाला ही था आर्टिफिशियल सिस्टम। तो ये कुछ कैरेक्टर पर आधारित था कि बहुत सारे कैरेक्टर पर आधारित था? तो में से बताइए। कुछ कैरेक्टर, बहुत सारे कैरेक्टर पे था नेचुरल सिस्टम, उसमें मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी बहुत कुछ लिया गया था। और उसकी एक सबसे बड़ी कमी की थी, उसमें फाइलोजेनी को ध्यान नहीं रखा गया था। फाइलोजेनेटिक सिस्टम जब आया तो उसमें फाइलोजेनी भी ध्यान रखी गई, वो लास्ट वाला था, ठीक है। तो कुछ कैरेक्टर्स को ध्यान में रखा गया था। और इन्होंने कौन से कैरेक्टर लिए थे? तो आप कहेंगे फ्लावर का कैरेक्टर लिया था, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम के संख्या के आधार पर क्लासिफिकेशन किया था ना, 24 क्लासेस में प्लांट को डिवाइड किया था स्टेमिन की संख्या के आधार पर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिफरेंट बिटवीन द यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया? आपने बैक्टीरिया पढ़ाना है, एक होता है यू बैक्टीरिया और एक क्या होता है?
आर्की बैक्टीरिया, दोनों में डिफरेंट क्या होता है, क्या अंतर है? तो आर्की बैक्टीरिया पता होना चाहिए, हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव कर जाते हैं, लो पीएच हाई सॉल्ट, यूवी बैक्टीरिया नहीं। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया गया सुन लीजिए, लिखा है कि वो डिफर कैसे करते हैं। पहला ऑप्शन है दे लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर अंडर द माइक्रोस्कोप, ये दोनों माइक्रोस्कोप में जो देखने पर अलग अलग दिखाई देते हैं, ये इनमें अंतर है। माइक्रोस्कोप में देखेंगे यूवी बैक्टीरिया अलग किस्म का दिखेगा, आर्की बैक्टीरिया अलग किस्म का दिखेगा, क्या ये अंतर हो सकता है? दूसरा ऑप्शन है यू बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक एंड आर्की बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉफिक, यू बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं और आर्की बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। तो ऐसा नहीं होता, आर्की बैक्टीरिया में भी भोजन बनाने वाले हैं और यू बैक्टीरिया में भी भोजन बनाने वाले हैं, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आर्की बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर और यू बैक्टीरिया कॉलोनियल होते हैं, सही है। हाँ, आर्की बैक्टीरिया एक कोश की हैं और यू बैक्टीरिया क्या है, वो झुंड में रहते हैं, कॉलोनियल है। सही ऑप्शन ये सही नहीं है, कॉलोनियल नहीं होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी कॉलोनियल होती है, ठीक है, ये नहीं है कॉलोनियल यू बैक्टीरिया में, हालांकि वो भी इसमें है। लास्ट ऑप्शन देखिए दे हैव डिफरेंट केमिकल्स इन देयर सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, इनकी सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल अलग अलग केमिकल की बनी होती है। तो यही तो डिफरेंस है ना कि आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल कुछ अलग किस्म की होती है, सेल वॉल अलग, सेल मेम्ब्रेन में अलग किस्म की होती है, सेल वॉल में तो अंतर होता है, इसी वजह से तो हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव करते हैं वो, ठीक है। अगला देखिए सेक्स ऑर्गन इन द ब्रायोफाइट आर, ब्रायोफाइट के सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं? तो पहला ऑप्शन लिखा गया है यूनिसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड, यूनिसेलुलर और जैकेट नहीं होती है। दूसरा ऑप्शन है मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड, तीसरा है यूनिसेलुलर एंड जैकेटेड, अगला है मल्टी सेलुलर एंड नॉन जैकेटेड। बताइए कौन सा वाला होता है ब्रायोफाइट का सेक्स ऑर्गन? मल्टी सेलुलर जैकेटेड होते हैं। जैकेट उसमें होती है जो वाटर में, जैसे एल्गी में सेक्स ऑर्गन नॉन जैकेटेड होते हैं, ठीक है। और जो ब्रायोफाइटा हैं उनके सेक्स ऑर्गन में जैकेट होती है ट्रांसपरेशन से बचाने के लिए। जो पानी में ही है उसमें क्या ट्रांसपरेशन क्या कर लेगा उसका, वहाँ तो अपराध पानी है ना, वाटर में एल्गी रहती है, कुछ एल्गी में छोड़ दीजिए, कारा जो एक एल्गी है उसका सेक्स ऑर्गन क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है और जैकेटेड होता है, वो एक्सेप्शन में आता है, समझ में आ रहा है। बाकी ब्रायोफाइटा का सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर और जैकेटेड। फिर आगे ही चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के बारे में सही कथन बताना है आपको। पहला ऑप्शन है दे आर थैलॉइड, इनकी बॉडी थैलॉइड होती है, थैलस होता है बॉडी में, थैलॉइड थैलस लाइक, पहला ऑप्शन लिखा है। दूसरा है दे कंटेन द क्लोरोप्लास्ट, ब्रायोफाइटा में क्लोरोप्लास्ट भी होता है। तीसरा ऑप्शन क्लोरोप्लास्ट होता है कि नहीं होता है ब्रायोफाइटा में? नहीं होता है, कैसे कह रहे हैं ब्रायोफाइटा में क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, मैंने फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे क्या वो, तब क्यों मना कर रहे हैं? दे पॉजेस द आर्किगोनिया, इनमें आर्चिगोनिया होती है सेक्स ऑर्गन। तीसरा ऑप्शन होती है कि नहीं होती हैं? होती है, ठीक है, आर्चिगोनिया होता है। और लास्ट है ऑल, तो ऑल सही है, सब कुछ सही है ना, थैलस भी है, क्लोरोप्लास्ट भी है, सब कुछ सही है। अगला देखिए चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको सही बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है पोरफायरा, लैमिनेरिया, सार्गासम, ये सब मैराइन एल्गी हैं जो कि भोजन के रूप में प्रयोग की जाती है। तो बुक में लाइन लिखा है पोरफायरा, सार्गासम, ठीक है, और लैमिनेरिया, ये सब एल्गी हैं मैराइन एल्गी जो भोजन के रूप में 70% यूज की जाती है। लाइन लिखी गई, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी में है, ठीक है, सही है लाइन। दूसरा ऑप्शन है एल्गी अगार इज यूज टू ग्रो द माइक्रोब्स, अगार को हम लोग माइक्रोब को ग्रो कराने के लिए यूज करते हैं और इससे आइसक्रीम और जेली बनाई जाती हैं, ये भी सही है। तीसरा है एल्गी आर यूजफुल टू इन द फॉर द मैन इन वैरायटी ऑफ वेज, मतलब एल्गी मनुष्य के लिए कई तरीके से लाभदायक है, तो सही है, सही है ना, एल्गी का फायदा होता है मनुष्य को। लास्ट क्या है ऑल, तो ऑल वाला सब सही है इसमें, समझ में आ रहा है। पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं। अगला सुन लीजिए ध्यान से,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फाइलोजेनेटिक सिस्टम के प्रपोजर कौन नहीं है? किसने फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं दिया था? तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम किसने नहीं दिया था? ऑप्शन सुन लीजिए। पहला लिखा है एंगलर एंड प्रेंटल, इन्होंने दिया था, ये उसमें प्रपोजर थे। दूसरा ऑप्शन है हचिंगसन, ये भी प्रपोजर थे उसके। तख्ताजन, ये भी थे फाइलोजेनेटिक के। एक नहीं थे बेंथम एंड हुकर, ये किसके थे? नेचुरल के थे। नेचुरल इन्हीं का ही तो है, ठीक है। कैरियो टैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन, अब इसको बताइए। लिखा है क्वेश्चन कि कैरियो टैक्सोनॉमी किस पर आधारित है? न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी की चैप्टर नंबर 2, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, कीमो टैक्सोनॉमी, साइटो टैक्सोनॉमी है ना ये सब। तो कैरियो टैक्सोनॉमी उसी में दिया है। पूछ रहा है किस पर आधारित है? तो पहला ऑप्शन लिखा गया है ये ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर पर आधारित है। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर उस पर आधारित है ये, ठीक है, उससे संबंधित है। दूसरा ऑप्शन है ये ऑर्गेनिक इवोल्यूशन पर आधारित है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तीसरा है नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर आधारित है ये, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात की जाती है। और चौथा है ये बैंड्स ऑन क्रोमोसोम, क्रोमोसोम पर जो धारियां होती हैं उसकी बात की जाती है। किसकी बात करते हैं? कैरियो टैक्सोनॉमी में क्रोमोसोम की संख्या की बात करते हैं कि क्रोमोसोम पर जो धारियां होती हैं उसकी बात करते हैं? हाँ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम की बात की जाती है, क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर कैसी है, कैसी उसकी शेप है, ये सारी डिटेल इसमें होती है कैरियो टैक्सोनॉमी में। समझ में आया? तीसरा सही है। अगला हॉस्टोरियल रूट्स। हॉस्टोरियल रूट जानते हैं? जो जड़ें कहीं से भोजन अवशोषित करती हैं उनको क्या बोलते हैं? हॉस्टोरियल रूट्स। वो कहाँ देखने को मिलती हैं? तो पहला है कसकुटा, अमरबेल में देखने को मिलेगी, अमरबेल। दूसरा ऑप्शन है कैक्टस, जो कैक्टस होता है उसमें होगा। जी मेज मक्के में होगी कि मोनोट्रोपा, मोनोट्रेपाई प्लांट का नाम बताइए। कसकुटा में अमरबेल में होती है। अमरबेल दूसरे पौधों पर परजीवी पौधा है, ये भोजन नहीं बना सकता। जिसके ऊपर चढ़ती है अमरबेल वहाँ से भोजन को अवशोषित करती है। इसमें जड़ें होती, देखें अमरबेल? नहीं देखे हैं, नहीं देखे हैं कभी। जो है कसकुटा का जो डायग्राम देखिएगा, गूगल पर सर्च करिए, आपको समझ में आया कैसा होता है। पूरा एकदम बेल की तरीके से होता है, प्लांट के ऊपर पूरा छाया हुआ रहता है। उसका जो तना होता है वहाँ से छोटी छोटी जड़ें निकलती हैं। वो जड़ें जिस पौधे के ऊपर ये चढ़ता है, जैसे मैंगो का पेड़ है, कोई भी पेड़ है, शीशम का है, जिसके ऊपर ये चढ़ेगी बेल इतना होता है इसमें से जड़ें निकलती हैं। जड़ें क्या करती हैं? वहाँ से अपने पोषक से भोजन लेती रहती है, क्योंकि भोजन नहीं बना पाता कसकुटा हमारे परजीवी पौधा है, ठीक है। अगला सुनिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट समझना हो, कितने स्टेटमेंट इसमें सही हैं, ध्यान सुनिएगा। पहला स्टेटमेंट दिया है कि प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस कंस्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम। जो प्राइमरी रूट होती है, प्राइमरी रूट और इससे जो शाखाएं निकलती हैं, इन सबको मिला करके हम लोग टैप रूट सिस्टम बोलते हैं। बताओ जी, प्राइमरी रूट और इससे निकलने वाली ब्रांचेस को मिला करके टैप रूट सिस्टम बोलते हैं। सही है कि रॉन्ग है? टैप रूट सिस्टम पढ़े हैं ना? तो टैप रूट सिस्टम यही तो होता है ना, मेन रूट होती है उससे ब्रांचेस निकलती हैं, ये सबको मिला करके टैप रूट सिस्टम बोला जाता है। ये लाइन सही है। पूछा कितनी लाइनें सही हैं। दूसरा सुनिए, इन द डाइकॉट प्लांट, डाइकॉट जो पौधा होता है, प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड एंड रिप्लेस्ड बाय ए नंबर ऑफ रूट। डाइकॉट में प्राइमरी रूट जो होती है, मतलब ये प्राइमरी रूट जो सबसे पहले निकलती है, ये शॉर्ट लिव्ड होती है, छोटी होती है, और ये कुछ समय बाद इसकी वृद्धि रुक जाती है और बहुत सारे जड़ें निकल आती हैं। ये सही है कि रॉन्ग? सही, यही रॉन्ग है, सुन लीजिए। फाइब्रस रूट जो होती है, छकड़ा जड़ें, ठीक है। फाइब्रस रूट में रूट कहाँ से निकलती है? निकलती तो रेडिकल से ही है, लेकिन उसकी ग्रोथ रुक जाती है और फिर इससे ब्रांचेस निकलती हैं और आगे की तरीके से बहुत सारी जड़ें बन जाती हैं। गेहूँ चावल तो यही तो होता है।
समझ में आ रहा है? डाइकॉट जो पौधा है, अगर डाइकॉट में तो मेन रूट तो ग्रो करेगा ही। मेन रूट की ग्रोथ कहाँ होती है? मोनोकॉट पौधों में। एक बीजपत्री पौधों में जो जड़ें होती है उसमें जो मेन ये जो जड़ दिखाई दे रही है इसकी ग्रोथ रुक गया और यहाँ से बहुत सारी जड़ें निकल गई हैं। मेन रूट की ग्रोथ रुक जाती है, प्राइमरी रूट जो होती है। ये रॉन्ग था इसमें, समझ में आ रहा है? तीसरा सुन लीजिए, फाइब्रस रूट आर ऑब्जर्व इन द वीट वेयर द टैप रूट ऑब्जर्व इन द मस्टर्ड। फाइब्रस रूट गेहूं में होती हैं और टैप रूट होती हैं सरसों में। बताइए, फाइब्रस रूट वीट में है और टैप रूट मस्टर्ड में है। बुक में मस्टर्ड का एग्जाम्पल तो दिया है टैप रूट में, हाँ? तो टैप रूट मस्टर्ड डाइकॉट हो गया और वीट क्या हो गया? मोनोकॉट हो गया, तो सही है, ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ रूट इज प्रोवाइडिंग द नोड्स एंड इंटरनोड। रूट का मुख्य काम नोड और इंटरनोड प्रोवाइड कराना होता है, हाँ? हमारे लिए सब सही है, ऐसा मत क्या करिए जी, गलत है। रूट कहाँ नोड इंटरनोड प्रोवाइड कराती है? कराती है, स्टेम कराता है, स्टेम में होता है, वो कहीं प्रोवाइड नहीं कराता, स्टेम में होता नोड इंटरनोड, ठीक है। रूट तो नोड इंटरनोड नहीं देती है ना, ठीक। पता लग गया कितना सही है, इसमें काउंट कर सकते हैं। आगे देखिए, वन कॉटिलेडन इज फाउंड इन। एक बीजपत्र कहाँ देखने को मिलता है? एक कॉटिलेडन वीट, पहला ऑप्शन है कि वीट और मेज में, किसी को बताइएगा। पहला ऑप्शन दिया है वीट एंड मेज, इसमें आपको वन कॉटिलेडन दिखाई देगा। दूसरा ऑप्शन है कि वीट और पी में मिलेगा देखने को, वीट एंड पी मटर में देखने को मिलेगा, ठीक है। और थर्ड है बीन एंड ग्राम, सेम जो होती है बीन एंड ग्राम, सेम और चने में एक बीजपत्र होगा। लास्ट ऑप्शन दिया है कि ग्राउंड नट एंड पी, मूंगफली और मटर में ग्राउंड नट एंड पी, इसमें एक कॉटिलेडन होगा। मोनोकॉट के पास होता है। मोनोकॉट कौन सा जोड़ा इसमें से है? हाँ, पहला वाला है ना, फर्स्ट वाला ही मोनोकॉट का पेयर है। वीट और मेज मोनोकॉट हैं, दूसरे में वीट है मोनोकॉट, पी क्या हो गया? पढ़ने नहीं आते, पढ़ा करिए, मन नहीं लगता है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट सेशन से लगेगा मन, आज अगला सेशन से लगेगा जब नया सत्र चालू होगा, ठीक है। अभी तो खत्म हो रहा, फिनिश हो रहा, कोई बात नहीं। देखिए, वन कॉटिलेडन का पेयर कौन सा हो गया? वीट और मेज। आगे देखिए क्वेश्चन, एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ। एम्ब्रियो किस चीज़ का बना होता है? भ्रूण किस चीज़ का बना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन लिखा है वो रेडिकल का बना होता है। पहला ऑप्शन में लिखा गया है कि एम्ब्रियो में एक रेडिकल होता है। रेडिकल को क्या बोलते हैं हिंदी में? मूलांकुर, ठीक है, समझ रहे हैं। पहला ऑप्शन दिया है कि एम्ब्रियो में रेडिकल होता है। दूसरा ऑप्शन है एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है वन और मोर कॉटिलेडन, एक या दो कॉटिलेडन होते हैं किसी एम्ब्रियो में। और चौथा है ऑल, सही है। किसी एम्ब्रियो में क्या क्या हो सकता है? भ्रूण में क्या क्या होता है? भ्रूण जानते हैं क्या होता है? सीड जो होता है, सीड में से सीड कवर को हटा दीजिए, जितना कुछ आपके पास बचा वो सब क्या होता है? एम्ब्रियो होता है, ठीक है। अब बताइए क्या होता है एम्ब्रियो में? हाँ बताइए, कोई एक बताओ तो हम बता दें कौन सा होगा एम्ब्रियो में, क्या क्या होगा, तुम बता दो। रेडिकल होता है, हाँ सही है। ये होगा कि नहीं होगा? ये भी होता है। एम्ब्रियोनल एक्सिस में ऊपर का पार्ट प्रीम्यूल, नीचे का पार्ट रेडिकल होता है। रेडिकल इसी में दोनों पार्ट है, ऊपर प्रीम्यूल नीचे रेडिकल है। रेडिकल को अलग कर दिया, कोई बात नहीं, होता तो है ना। ये भी होता है। वन और टू कॉटिलेडन, मोनोकॉट में एक है तो डाइकॉट में दो होगा। कॉटिलेडन होते हैं, संख्या अलग होती है, तो ऑल सही है, सब कुछ होता है। अगली बार से ढंग से पढ़ना, सबको मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अगली बार जब नया सेशन या तो पढ़ना होगा तो पढ़िएगा, ढंग से पढ़िएगा, कोई मतलब नहीं है। जब नए सिरे से फिर से चलेगा, समझ रहे ना, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िएगा उस चीज़ को, फिर वही होगा ना, आधा अधूरा ज्ञान लेकर के कोई मतलब नहीं रह जाता उसका। जीरो है, अपना टाइम वेस्ट करना केवल है। फिर बोरियत एहसास होती है,
और जब आपको बोरियत लगती है ना तो पढ़ाने वाले को फिर और बोरियत लगती है। समझ रहे हैं ना? हाँ। अगला देखिए, फ्लोरल फीचर्स आर रिप्रेजेंटेड इज इन द समराइज्ड फॉर्म एस। फूल जो होता है उसके जो लक्षण होते हैं आप कहाँ देख सकते हैं, कैसे देखा जा सकता है, किससे? पहला ऑप्शन दिया है फैमिली पढ़ के हम फ्लावर के लक्षण समझ सकते हैं, फैमिली पढ़ करके। दूसरा है फ्लावर फार्मूला, पुष्प सूत्र से। तीसरा है फ्लोरल डायग्राम, पुष्प चित्र से देख करके उसके लक्षण पढ़ सकते हैं फूल के। और चौथा है दोनों, मतलब फ्लावर फार्मूला के द्वारा भी और फ्लावर डायग्राम के द्वारा भी। कौन सा सही है? केवल फ्लावर फार्मूला कि दोनों वाला सही है? मैं लिख दूँ यहाँ? हाँ, बोल रहा है फ्लावर के जो फीचर होते हैं आप कैसे पहचान सकते हैं? फैमिली का आप अध्ययन कर रहे हैं उसके द्वारा, कि फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल डायग्राम के द्वारा, कि फ्लोरल फॉर्मूला, और ये दोनों मतलब बी और सी, दोनों से। फूल का लक्षण कैसे पहचाना जा सकता है? फूल में क्या क्या है, फ्लावर में क्या डिटेल दी हुई है, कैसे पहचानेंगे? क्या स्टडी करके पहचाने क्या है? फैमिली का अध्ययन करेंगे तो पता लग जाएगा, कि फ्लोरल डायग्राम से पता लगा लेंगे, फॉर्मूले से, ये दोनों से। हाँ, दोनों से। इससे भी पता लगेगा, लेकिन इससे और कुछ भी पता लग जाएगा। इससे फैमिली पढ़ते तो फैमिली में ये सब आता है, ये दोनों चीज़ें फैमिली में आती हैं। फैमिली पढ़ के तो बहुत कुछ जान सकते हैं। तो बोले केवल फ्लावर की जानकारी आपको इससे पता लगेगी, तो ज़्यादा सही वाला तो ये है ना, कि डायग्राम, फ्लोरल डायग्राम और फॉर्मूले से आप फ्लावर की डिटेल समझ सकते हैं, कितने कैलिक्स हैं, कितने कॉरोला है उसमें। ठीक है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपको गलत स्टेटमेंट बताना है। डेवलप बोल रहा है कि जो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, देखिए सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये आपको दिमाग कभी काम नहीं करेगा क्योंकि पढ़े तो है लेकिन ढंग से नहीं पढ़े। सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में आपको सही स्टेटमेंट बताना है। ठीक है। अब क्या होता है सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, पहले यही बता दीजिए, तभी नहीं तो हम आगे सवाल पे बढ़ जाएं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दो प्रकार के होते हैं ना, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी। प्राइमरी शुरू से रहता है, सेकेंडरी बाद में बनता है। कैम्बियम पढ़े ना, जो कौन सी कैम्बियम, जो रिंग बनती है कैम्बियम की, एक कॉर्क कैम्बियम, एक वेस्कुलर कैम्बियम। दो जो कैम्बियम हैं ये सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं। समझ में आया? ये बाद में बनता है कैम्बियम, डाइकॉट में होता है। तो ये पूछ रहा है कि सेकेंडरी मेरिस्टेम के रिगार्डिंग आपको गलत स्टेटमेंट बताना है। पहला ऑप्शन सुन लीजिए, पहला रंग बताना है। पहला, डेवलप फ्रॉम द परमानेंट टिश्यू बाय द डी डिफ्रेंशिएशन। ये डी डिफ्रेंशिएशन के द्वारा बनते हैं परमानेंट टिश्यू से। अब अगर डी डिफ्रेंशिएशन और डिफ्रेंशिएशन नहीं पता है तो नहीं कर पाएंगे इसमें। ठीक है, पढ़े हैं ना डी डिफ्रेंशिएशन, ये प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर में दिया हुआ है, मैंने सब समझा दिया था। इसको समझाने के लिए फिर 10 मिनट चाहिए हमको, तो हम आगे बढ़ जाते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। अगला सुन लीजिए, न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन द बायोकेमिकल स्टडीज। बोल रहा है न्यूरोस्पोरा को हम लोग बायोकेमिकल स्टडी में यूज करते हैं। क्या है न्यूरोस्पोरा? एक फंगस है। ठीक है, इसको बायोकेमिकल रिसर्च में यूज किया जाता है और जेनेटिक्स में यूज करते हैं। तो ये सही है कि गलत स्टेटमेंट बताइए। न्यूरोस्पोरा को यूज़ किया जाता है बायोकेमिकल रिसर्च में, तो हम बता दें ये सही स्टेटमेंट है। ठीक है। दूसरा है स्टेटमेंट कि बोथ क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा हैज़ कोनिडिया प्रेजेंट एंडोजेसली ऑन इट्स ब्रांचेस। बोल रहा है कि क्लेविसेप्स क्या एक फंगस है और न्यूरोस्पोरा इन दोनों फंगस में कोनिडिया बनते हैं, और ये कोनिडिया एक ब्रांच के ऊपर बनते हैं। उस ब्रांच को क्या बोलते हैं? कोनिडियोफोर बोला जाता है। लेकिन कह रहा है कि ये कोनिडिया जो बनते हैं ना, जैसे फंगस में बोलते हैं ना, फंगस में कोनिडिया बनते हैं, पता ना, स्पोर के द्वारा होता है, कोनिडिया के द्वारा होता है। तो कोनिडिया बोल रहा है एंडोजीनस बनते हैं। अब बताइए कि कोनिडिया एक्टोजीनस होता है कि एंडोजीनस? तो
कोनिडिया पता होना चाहिए ना कि ये फंगस है, जो धागा होता है जिसको फाइकी बोलते हैं ना, उसके टॉप पर बनता है, खुले में बनता है, किसी बंद संरचना में नहीं बनता है। बंद संरचना में बनता तो बोलते हैं एंडोजीनस, ओपनली बन रहा है चेन के रूप में, एंडोजीनस है, ये गलत लिखा हुआ है, एंडोजीनस होता है। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा रॉन्ग है। अगर एंडोजीनस हटा दिया जाए लाइन वर्ड को तो वो सही था स्टेटमेंट। ठीक है, ऐसे एक एक वर्ड को गलत कर दिया जाता है। अगला देखिए, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। 24 घंटे में ह्यूमन की एक सेल डिवाइड हो जाती है और उसमें उसके जो लास्ट के 1 घंटा होता है। ठीक है, बोल रहा है इन एवरेज 24 आवर ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, जो कोश का चक्र जो टाइम होता है 24 घंटे का होता है। ठीक है, उसमें सेल डिवीजन वास्तविक कोश का विभाजन लास्ट के कुछ समय में होता है, 1 घंटे में होता है। लाइन सही है। 24 घंटे में एक सेल डिवाइड करती है और 1 घंटे में सबसे लास्ट में जो है सेल डिवीजन वास्तविक वाला होता है। मतलब 23 घंटा इंटरफेज में लगता है और 1 घंटा यम फेज में लगता है। ये सही है, हाँ ये सही लाइन है ना। 24 G1 S G2 इसमें 23 घंटा लगता है। अगर 24 घंटे में एक सेल डिवाइड कर रही है तो 23 घंटे में यही सब होगा। 1 घंटे में एम फेज चलती है। ठीक है, एम फेज में माइटोसिस होता है ना, बोलते हैं प्रो फेज मेटा फेज है ना, ये 1 घंटे में ख़त्म हो जाती है। ये सही है। दूसरा है इंटरफेज लास्ट अबाउट 95%। इंटरफेज जो होती है इंटरफेज में 95% टाइम लगता है। सेल डिवीजन में टोटल टाइम में 95% अकेले इंटरफेज में लगेगा। तो सही है, इंटरफेज में इतना लगता है, 5% में एम फेज होता है। अभी बताया ना 24 घंटे में अगर सेल डिवाइड हो रही है तो 23 घंटा जो लगता है वो इंटरफेज में लगता है। तो 23 घंटा 24 घंटे का कितना परसेंट हुआ? 95% हुआ। 5% टाइम कहाँ लगता है? एम फेज में लगता है जाकर के। ठीक है, ये सही है। डीएनए तीसरा ऑप्शन, डीएनए कंटेंट गेट हाफ एट द एस फेज। इंटरफेज की जो एस वाली अवस्था होती है, कौन सी वाली? एस। देखिए G1 S G2 बोल रहा है एस फेज में डीएनए का कंटेंट का मतलब क्या होता है? मात्रा, अमाउंट आधा हो जाता है। बताइए, लाइन सही है कि डीएनए कंटेंट आधा हो जाता है एम फेज में, इसमें एस फेज में सिंथेसिस फेज बोलते हैं। हाँ ठीक है, तो डीएनए कंटेंट आधा होता है कि नहीं होता है इसमें जब पहुंचता है सेल एस फेज में? डबल होता है कंटेंट। डीएनए का क्रोमोसोम की संख्या वही रहती है। डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो एक डीएनए से 2 बन रहा है तो 2 बनने का मतलब ये क्रोमोसोम तो वही रहते हैं ना, क्रोमोसोम की संख्या नहीं बदलती है। जैसे डीएनए है, ये धागा है, ठीक है, इसी में एक और बन गया तो है, तो एक कंटेंट डबल हो जाता है। बोल रहा है आधा हो जाता है, आधा नहीं डबल होता है। ठीक, यही रॉन्ग हो गया। एक और स्टेटमेंट है G2 फेज इज ऑल्सो कॉल्ड पोस्ट माइटोटिक फेज। G2 फेज को हम पोस्ट माइटोटिक फेज बोलते हैं। माइटोटिक यम फेज के बाद वाली अवस्था G2 है। हाँ ऐसे यस हो गया, बताइए। ये है यम फेज, ठीक है, ये है G1, ये है S, ये है G2। ये माइटोटिक फेज है। ये यम को क्या बोलते हैं? माइटोटिक। अब बताइए पोस्ट माइटोटिक फेज G2 है कि नहीं है? पोस्ट माइटोटिक फेज कौन सी इसमें से? पोस्ट का मतलब बाद वाली। माइटोसिस के बाद G1 आती है तो पोस्ट माइटोटिक G1 है। ये प्री माइटोटिक है। ये यम फेज के पहले वाली अवस्था है G2। ये प्री माइटोटिक है, पोस्ट नहीं है। कौन सी वाली है? ये प्री माइटोटिक। समझ में आ रहा है? आगे देखिए, द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस आर रेस्पेक्टिवली। सेल डिवीजन बड़े अच्छे से पढ़ लिए होंगे ना। अब बताइए प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, 4 अवस्थाएं होती हैं। इनमें सबसे बड़ी अवस्था कौन सी होती है और सबसे छोटी अवस्था कौन सी होती है? ठीक है,
सबसे बड़ी। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये है प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज हो गया और टीलोफेज। इसमें सबसे बड़ी अवस्था का नाम बताइए और सबसे छोटी अवस्था का। एस फेज नहीं, मैं एम फेज के स्टेप हैं। एस तो किनारे अलग चला गया, उसकी तो बात ही नहीं हो रही है। जंप फेज में जो 4 स्टेप आ रहे हैं आपके, इसमें से कौन सी सबसे बड़ी अवस्था है बताइए। प्रोफेज सबसे बड़ी अवस्था, एनाफेज सबसे छोटी अवस्था होती है। ठीक है, लिखाया भी हुआ, पढ़ लेना एक बार जाकर के। 20 तारीख तक आपका क्लास और चलेगा बस, उसके बाद ठीक है। हाँ, यही अगला जो हफ्ता आ रहा है ना, ये चल रहा है, यही कल टेस्ट है। उसके बाद वो क्लास हमारी और लास्ट क्लास लगेगी थर्सडे। हाँ, थर्सडे फ्राइडे को हमारा भोजन जो सीखा होगा, सैटरडे। ठीक है, फिर 10 दिन आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कोई मतलब नहीं रह जा रहा है, देख रहे हैं कोई मतलब नहीं है ये कराने का। ठीक है, बच्चे आने का। बाईवैलेंट पता है क्या होता है? सेल डिवीज़न में एक होता है बाईवैलेंट अवस्था, और किस फेज में वो अवस्था आती है? चलिए एक क्वेश्चन बता दीजिए, बहुत आसान है, मैं आपसे आसान ही पूछ रहा हूँ खोज करके। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल एक्ट एज द इंट्रासेलुलर स्कैवेंजर। कौन सा सेल के अंदर कौन सा कोशिकांग ऐसा होता है जो सेल के अंदर स्कैवेंजर का काम करता है? स्कैवेंजर मतलब अपमार्जक, जमादार, सफाई करने वाला। ठीक है, अब बताइए सेल के अंदर कौन सा कोशिकांग है? लाइसोसोम। लाइसोसोम्स जो है वो स्कैवेंजर का काम करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, कि पर ऑक्सीसोम है और कि लाइसोसोम। तो इसमें लाइसोसोम जो होते हैं वो डाइजेशन में मदद करते हैं, सेल के अंदर पाचन में मदद करते हैं। सेल के अंदर किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट करना हो, पचाना हो, तो लाइसोसोम बड़े आसानी से पचा के ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए सेल के अंदर सफाई का काम करते हैं, स्कैवेंजर का काम करते हैं। समझ में आ रहा है? बाहर से कोई भोजन आता है तो उसको डाइजेस्ट करने का काम यही करते हैं। और किसी कोई पूछना हो तो बताइए, क्यों? चलिए एक बार बता दीजिए, इनमें से कौन सी डिजीज़ जो है बैक्टीरिया से होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एक्सेप्ट। कौन सी डिजीज़ बैक्टीरिया से नहीं है? ठीक है, फ्लू, पहला ऑप्शन दिया हुआ है फ्लू, FLU।
और दूसरा है कॉलरा, तीसरा है कोलेरा, और अगला है टाइफाइड, और अगला है टेटेनस। तो कौन सी डिजीज बैक्टीरिया से नहीं होती है इसमें? टेटेनस हो गया, कॉलरा हो गया, टाइफाइड हो गया। टाइफाइड बैक्टीरियल डिजीज है, साल्मोनेला टाइफी से होती है, ठीक है। फ्लू वायरल डिजीज है, यही है फ्लू वायरल डिजीज है, समझ में आया? ये बैक्टीरिया से नहीं होता है, यही है इसमें। नहीं पूछा मैंने। बाकी देख लीजिए, कॉलेरा भी लिखा हुआ है ना, तो कॉलेरा बैक्टीरियल हो गया, विब्रियो कॉलराई बैक्टीरिया हो गया, टेटनस बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। डीएनए, बैक्टीरिया में डीएनए कैसा होता है? सर्कुलर डीएनए होता है कि मेम्ब्रेन बाउंड डीएनए होता है कि हेलिकल होता है? कैसा डीएनए होता है बैक्टीरिया का? जीवाणु का डीएनए कैसा होता है? सर्कुलर, लीनियर कि मेम्ब्रेन बाउंड की हेलिकल, मतलब हेलिक्स वाला? हाँ, सर्कुलर डीएनए। बैक्टीरिया में सर्कुलर डीएनए, फुल डीएनए पूरा बंद होता है, ठीक है, सर्कुलर। हमारा डीएनए कैसा है? लीनियर, ठीक है। एक और बता दीजिए, प्लांट किंगडम से संबंधित क्वेश्चन है, ध्यान सुन लीजिए। देखिए, भले आपका जो भी तैयारी है उससे मतलब नहीं है, अगर आप क्लास कर रहे हैं, ठीक है, तो कुछ ना कुछ ज्ञान ले लीजिए, कुछ पढ़िए कम से कम। कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ निकल ही जाएगा, कोई वो नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है, समझ में आया? तो इंटरेस्टिंग वे में पढ़िए। देखिए लिखा क्वेश्चन, आपको इनकरेक्ट बताना है, जिम्नोस्पर्म से संबंधित कौन सा कथन गलत है? पहला ऑप्शन, हाँ, जिम्नोस्पर्म प्लांट किंगडम से संबंधित। पहला ऑप्शन दिया गया, लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म आर वेल अडेप्टेड टू विदस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। मतलब जिम्नोस्पर्म की जो पत्तियां होती हैं वो तापमान को, ठीक है, और नमी को, हवा को बहुत आसानी से सहन कर सकती हैं, उनके अंदर ऐसा अनुकूलन होता है। तो सही है, लिखा है लाइन है, ठीक है, बुक में लिखा हुआ लाइन है। दूसरा है, इन पाइनस पिन्नेट लीफ परसिस्ट फॉर फ्यू ईयर्स। पाइनस में जो पत्तियां होती हैं वो कुछ समय के लिए ही रहती हैं, बाकी गिर जाती हैं। पाइनस की पत्तियां बड़ी आसानी से गिर जाती हैं, कुछ समय तक रहती हैं। तीसरा ऑप्शन है, गलत बताना है। अगर आपको नहीं पता है कि कौन सा ऑप्शन हमको सेलेक्ट करना है, तो पहले रॉन्ग हटाइए। सिस्टम क्या होता है कि गलत ऑप्शन को पहले हटाया जाता है, लास्ट में राइट ऑप्शन जो आपको देखिएगा ना, जो आपको टिक करना मिल जाएगा। अगर आपको कंफर्म नहीं पता है तो पहला वाला तो राइट था, पूछा क्या कौन सा रॉन्ग है, तो पहला हमने हटा दिया, राइट है। दूसरा है, पाइनस की पत्तियां कुछ समय बाद गिर जाती हैं, अगर आपको नहीं पता तो अगला पढ़िए, ये अब क्लियर हो जाएगा। तीसरा है, साइकस में का स्टेम अनब्रांच्ड होता है, मतलब साइकस के स्टेम में ब्रांचिंग नहीं होती है, तो सही है ये। साइकस का स्टेम अनब्रांच्ड होता है, सीधा स्टेम होता है साइकस का, ब्रांचिंग नहीं होती है कोई, अनब्रांच्ड, अशाखित होता है, तो सही है ये ना। खजूर का स्टेम कैसा? सीधा, कोई ब्रांच नहीं है। साइकस उसी तरीके से होता है, अनब्रांच्ड, सही है लाइन ये, ठीक। अगला है, इन पाइनस मेल एंड फीमेल कोन प्रेजेंट ऑन द सेम ट्री। पाइनस में मेल और फीमेल कोन एक ही पौधे पर होते हैं, ये भी सही है। तो जब इतना सही है तो आपको रॉन्ग पता लग गया ना, कौन सा वाला रॉन्ग है। भले आपको नहीं पता था कि पाइनस की पत्तियां जल्दी गिर जाती हैं, पाइनस की पत्तियां गिर जाती हैं जल्दी, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, यही हटाना था इसमें से, ये टिक करना है। तो आपको नहीं समझ में आया, जब आपने 4 पढ़ा, 4 में आपको 3 तो हटा, पता लग गया कि ये तो नहीं हो सकता है, ठीक है, ऐसे देखा जाता है। अगली बार ये बताइए कौन सा चैप्टर पढ़ना है आपको, कौन सी, या फुल क्वेश्चन करना, क्या करना है, वही हम बता दें, आप वही आपका करके चले आइएगा। वो तो हम समझ रहे हैं, इसलिए मैं करा रहा हूँ उसको ना, कि मैं फुल का क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, कोई पर्टिकुलर चैप्टर नहीं ले रहा हूँ। अगर पर्टिकुलर चैप्टर लेता तो हो सकता है कि आप ज़्यादा बता ले जाते हो उसमें, ठीक है, लेकिन ये फुल वाला चल रहा है, इसलिए मजबूरी है इसी को पढ़ाना। तो कल आपका टेस्ट है, ठीक है, तो टेस्ट में पढ़िएगा और
कोशिश करिए कि विदाउट चीटिंग, बिना कुछ किए, ठीक है, अपने मन से जो आए, जो सही हो वही टिक करिए, पता लगे आप कहाँ, समझ रहे हैं ना। ये नहीं कि मेरा इतना मार्क्स आ गया कहीं से देख के, कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का, ठीक है। यहाँ आप चाहे इतना नंबर ले आइए, कोई मतलब नहीं है उसका। तो अच्छे से टेस्ट दीजिएगा, ठीक, आप कर दीजिए।